हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अप्लाइड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और आज हम लोग अपनी यूनिट फर्स्ट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंडिया का प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल सेटअप क्या है, कि इंडिया में कौन कौन सी मिनिस्ट्री सेंट्रल और स्टेट लेवल पे काम कर रही हैं, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और स्टेट लेवल पे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और कैसे अपना इफेक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नेशन वाइड पे सैम्पलिंग होती है, जो कि इसके लिए जिम्मेदार है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि 1950 में द डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे का सेटअप हुआ था, जो कि पूरा जो जिम्मेदार था सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेटा, स्टैटिस्टिक्सकल डेटा को उसको कलेक्ट करने में नेशनल लेवल पे कलेक्ट करके उसको कंपाइल करता था, उस पर स्टैटिस्टिकल वर्क करता था। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे। लेकिन 1951 में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जब आया था, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए ये डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था 1970 में। 1970 में क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइज हुआ था अपने सारे एस्पेक्ट्स के साथ। जो ये काम करता था, मतलब जिस लेवल पे ये नेशनल लेवल पे जिस तरीके का स्टैटिस्टिकल सर्वे कर रहा था, उन सब एस्पेक्ट्स को लेते हुए ये 1970 में रीऑर्गेनाइज हुआ था इनटू नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या हुई? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया में नेशनल लेवल पे हर तरीके के सैम्पलिंग को डील करती है और स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करती रहती है। सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सब कवर होता है। तो ऐसे हम लोगों को नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मिला। और आज के टाइम पे इसकी एक अपनी यूनिक पोजीशन है नेशन के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने जो बताया था पिछले हम लोग लेक्चर में कवर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हमारे सेंट्रल लेवल पे एक एपेक्स बॉडी इंस्टीट्यूशन था, जो ओवरऑल नेशन में सारे स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्रीज़ को डील करता था, जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये भी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी, जो कि एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी जो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करती है नेशनल लेवल पे, जिसकी अपनी एक यूनिक नेशनल पोजीशन है, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। मतलब उसकी वर्किंग भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो NSSO क्या करता था? ये क्या करता था? डेटा कलेक्ट करता था, उसको प्रोसेस करता था और पब्लिश करता था। अलग अलग सोर्सेज से नेशन वाइड पे डेटा को कलेक्ट करता था, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता था, फिर उसको प्रोसेस करता था, मतलब उस पर स्टैटिस्टिकल रिसर्च करता था, वर्क करता था और अपने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता था, जो कि आगे फर्दर काम आती थी। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब ये इनिशियली NSSO बना था, उस टाइम पे ये गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर चलता था, मतलब इट इज़ गाइडेड बाय द गवर्नमेंट काउंसिल। लेकिन 2006 तक, 2006 के बाद 2006 से नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो कि 2006 में आई थी, उसके आने के बाद गवर्निंग काउंसिल और NSSO डिसॉल्व हो गई थी। मतलब NSSO जो गवर्निंग काउंसिल के अंदर चलता था, अब वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर गवर्न होता है। मतलब अब NSSO पे हक किसका होता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSSO को सारे ऑर्डर्स देता है और वो अपनी सारी रिपोर्टिंग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आया कैसे। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर वर्क करता है, और 2006 से पहले वो अपनी गवर्निंग काउंसिल के अंदर गाइड होता था, और उसके बाद वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर काम करता है। ठीक, आगे हम लोग ये जानेंगे कि NSSO की, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी डिविजन्स हैं, जो हमारी डिपार्टमेंटल डिवीजन से अलग अलग चीज़ों की डिवीजन से जो वर्क कर रही हैं ओवरऑल इंडिया में।
तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी डिविजन्स चल रही हैं। ठीक, जो कि हमारे पास सामने आ गया कि हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिवीज़न हमारे पास है, जो कि कौन कौन सी हैं। सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, जिसको SDRD बोलते हैं। दूसरी है फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न, जिसको FOD बोलते हैं। तीसरी है डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, DPD। और आखिरी है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न। तो ये 4 डिवीज़न्स है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। सबसे पहली हमारी डिवीज़न कौन सी है, सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न। सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न ये किस लिए बनाई है, ये डिवीज़न किस लिए, फॉर प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ सर्वे, कैरिंग रिसर्च प्रोग्राम्स एंड इशूइंग गाइडलाइंस फॉर सर्वे। मतलब ये एक स्ट्रक्चर तैयार करती कि कैसे हमें सर्वे करना है। कि प्रिपेयरिंग द आउटलाइंस ऑफ सर्वे मतलब एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करती कि कैसे कैसे सर्वे होना है। उसके लिए गाइडलाइंस इशू करती कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें सर्वे कंडक्ट करना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो ये हमारी सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च के नाम से सर्वे का डिज़ाइन करना, सर्वे को आउटलाइन करता है कि कैसे हमें सर्वे करना है, उसकी गाइडलाइंस को डिज़ाइन करती है और उस पर रिसर्च प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाती है। और इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। इस डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न। फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न ये हमारी सबसे मेन डिवीज़न बेसिकली मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है। आई रहा है फील्ड ऑपरेशन, जो फील्ड वर्क होता है। तो ये डिवीज़न जो है इसका हेडक्वार्टर्स हमारा दिल्ली में है, जिसके 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स है। 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स का है, लखनऊ, कोलकाता, नागपुर, बेंगलोर, जयपुर एंड गुवाहाटी। इसके 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। फिर 49 रीजनल ऑफिस है और 116 सब रीजनल ऑफिस है, जो थ्रू आउट कंट्री में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिवीज़न हमारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की यही, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क इसकी यही होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि सैंपल सर्वे सोशो इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर फील्ड के सैंपल सर्वे को ऑर्गेनाइज करवा के कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो मेन जो फील्ड वर्क होता है, जिसको कहते हैं ना कि एक्चुअली में जिसने सर्वे किया वो जो जाके डेटा कलेक्ट करता है। ऊपर डिवीज़न जो था SDRD, उसने डिवीज़न सर्वे की आउटलाइन बताई और गाइडलाइंस बताई कि कैसे सर्वे करना है, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लेकिन जो एक्चुअली में सर्वे कर रहा है वो किस में आता है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में, जिसमें फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो डेटा वो लोग आगे आके ब्रांचेस में सप्लाई करते हैं अपने। ठीक, तीसरी हम लोगों की डिवीज़न होती है डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न की। डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न मतलब क्या हुआ, जो सेकंड डिवीज़न थी हमारी फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने फील्ड वर्क करके अलग अलग जगहों पे जाके जो हर जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स, रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस, हर जगहों से अपने अपने डेटा, मतलब सब रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करते थे, रीजनल ऑफिस जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स को, और जोनल ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर्स में ये जो डेटा रिपोर्टिंग होती थी। तो फाइनली जो डेटा कलेक्ट हुआ उस पर जो डेटा प्रोसेसिंग वर्क होता है, मतलब उनका डेटा टैबुलेशन की, मतलब उनको एक सिस्टमाइज्ड ऑर्डर में डेटा को प्रेजेंट करना, उनको प्रोसेस करना, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाई करना कि उस डेटा को प्रॉपरली हम स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यूज़ कर सकें। तो वो काम किसके अंडर आता है, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न के। इसके भी हेडक्वार्टर्स हमारे कहाँ हैं, कोलकाता के ही हैं, और इसके जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो भी 6 जगह काम कर रहे हैं, जो कि है दिल्ली, गिरिडीह, नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलोर में। इन 6 जगहों पे इसके प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। तो ये डिवीज़न बेसिकली क्या करती है, जो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन्स में डेटा कलेक्ट किया गया है उस डिवीज़न को प्रोसेस करती है, मतलब उस डिवीज़न को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करती है। तो वो ये काम करता है। और आखिरी हमारी डिवीज़न क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न। अब जब हमने सबसे पहली डिवीज़न में हमें सर्वे की आउटलाइंस और गाइडलाइन मिल गया कि क्या सर्वे में करना और कैसे गाइडलाइंस को फॉलो करनी है, उसके बाद फील्ड वर्क में फील्ड ऑफिसर्स ने जाके उस डेटा को कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट होने के बाद डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न ने उस डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करा, उसको टेबुलेट करके, उसको प्रोसेस करके एक प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट करा। तो उसके बाद क्या है कि इस डिवीज़न को सेक्रेटेरिएट के लिए क्या था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NSSO के
अंडर चलती है, जो कि क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है हर एक्टिविटीज़ को, और अल्टीमेटली क्या करती है, जो भी हमने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया है उसको पब्लिश करती है आगे स्टैटिस्टिकल यूज़ के लिए, कि आगे जो स्टैटिस्टिकल वर्क होना है उसके लिए उस डेटा को ये पब्लिश करती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेट करती है और अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को पब्लिश करती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि एनएसएसओ के कौन कौन से फंक्शंस को, एनएसएसओ क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है, मतलब क्या क्या एनएसएसओ के काम है। अभी तक तो हमने ये देखा कि क्या क्या डिविजन्स लाइन कर रही, कि कौन कौन सी डिविजन्स क्या कर रही हैं, लेकिन एनएसएसओ क्यों बनाया गया, उसके फंक्शंस क्या, उसका काम क्या क्या है, अब हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का, जो कि सबसे मेन फंक्शन होता है हमारा एनएसएसओ को। सोशियो इकोनॉमिक, जो सोशियल इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराता है, तो ये हमारा सबसे मेन फंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, इस फंक्शन में होता है कि एनएसएसओ का मेन काम होता है, एनएसएसओ का मेन काम होता है टू ऑर्गेनाइज सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज ऑन नेशनल लेवल। ओवरऑल इंडिया में सोशल इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराने का मेन काम किसका होता है, एनएसएसओ का। इस सर्वे के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन से, डेमोग्राफी, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, दूसरा एसेट्स डेब्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा लैंड होल्डिंग लाइफ स्टॉक इंटरप्राइज, चौथा एम्प्लॉयमेंट रूरल लेबर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पांचवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि हमारे डेमोग्राफिक एरिया कितना है और कितनी उसमें फैमिलीज़ हैं। दूसरा ये देखेंगे कितना बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, कितने उसके ऊपर डेस्क और कितने कितनी जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं। तीसरा हम देखेंगे कि किसके पास कितनी लैंड होल्डिंग्स हैं और किसके पास कितना लाइफ स्टॉक इंटरप्राइजेस है। फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट रूरल लेबर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का प्रोसेस क्या चल रहा है, और लास्ट हम देखेंगे कौन से लोग हैं जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड चल रहे हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे के अंडर कवर होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट में से पहले 3 सब्जेक्ट 10 साल में रिपीट किए जाते हैं। पहले 3 सब्जेक्ट रिपीट 10 साल में एक बार होते हैं, मतलब डेमोग्राफी, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, एसेट्स डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट और लैंड होल्डिंग एंड लाइफ स्टॉक। इन 3 सब्जेक्ट्स पे 10 साल में एक बार सर्वे किया जाता है, मतलब ये हर 10 साल में रिपीट होते हैं। और बाकी के 2 सर्वे जो हैं वो 5 साल में एक बार रिपीट होते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट रूरल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस। इन 2 सब्जेक्ट्स को 5 साल में कंडक्ट करा है, हर 5 साल में ये 2 सर्वे कंडक्ट, सोशल इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट होते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स 7 साल का डेटा मतलब 7 साल का टाइम पीरियड कवर करते हैं। 10 साल के स्टैटिस्टिकल पीरियड में से ये 7 साल कवर करते हैं। तो बाकी के 3 साल में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उन्होंने सर्वे के लिए इशू करे हुए हैं कि इन सब्जेक्ट्स पे उनको वर्किंग करनी है, तो उन 3 सालों में हम लोग उन सब्जेक्ट्स पे करते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में 7 साल की वर्किंग लगती है। मतलब पहले 3 साल में जो हैं उनको हम क्या कराते हैं, 10 साल में एक बार, और बाकी के 2 सर्वे को 5 साल में एक बार। तो एक सब करते करते हमारे इन 5 सर्वे को करने में हमारे 7 साल का टाइम लग जाता है 10 साल के वर्किंग में। और 10 साल की वर्किंग में 7 साल जो यूज़ हो जाते हैं, बाकी 3 साल किस में यूज़ होता है, अदर सब्जेक्ट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कन्वे करती हैं हमको। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। तो एनएसएसओ क्या करता है, एनएसएसओ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंदर एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ का कंडक्ट कराता है। मतलब जो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में इनिशिएट हुई थी, उसके अंडर इंडस्ट्रीज़ के एनुअल सर्वे कंडक्ट कौन कराता है, एनएसएसओ। और वो उस सर्वे में क्या करता है, इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और सैलरीज़। सबसे पहले देखता है कि इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितने लेबर की सैलरीज़ है, कैसे कैसे फ्यूल और लुब्रिकेंट्स यूज़ हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का क्या यूज़ है, जो अदर इनपुट्स हैं वो कैसे यूज़ हो रहा है, कितनी क्वांटिटी पे प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है। मतलब एक पूरा डिटेल्ड इंडस्ट्री का सर्वे जो होता है वो कौन कराता है, ये
NSSO किसके अंडर कराता है? द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंदर ये एनुअल सर्वे कंडक्ट करवाता है इंडस्ट्रीज़ के, जिसके अंदर ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या आता है इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें कितने कितने लोग एम्प्लॉयड है, किस किस लेवल पे एम्प्लॉयड है, उनकी क्या पे स्केल है जो कि सैलरीज में आ जाता है, कैसे ये लोग अपना रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका अल्टीमेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनका अल्टीमेट टर्नओवर कितना आ रहा है। तो ये सब डेटा कौन कंडक्ट करता है? एनुअल सर्वे जो कंडक्ट कराता है NSSO। तो ये इसका एक दूसरा फंक्शन होता है कि इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स को कवर करना। इस स्कीम के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि ये 6 लार्ज सिटीज़ बेसिकली कवर करता है, जो कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर और बेंगलोर। ठीक, ये बेसिकली इन 6 लार्ज सिटीज़ के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुई हैं उसके अंडर इस स्कीम को ये रन करता है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन आता है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल डेटा। अब NSSO क्या करता है, एग्रीकल्चर वर्क में कैसे हेल्प करेगा? NSSO क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्निकल गाइडेंस देता है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के बेस पे कि वो सर्वे कंडक्ट करवाएं क्रॉप एस्टिमेट्स का, कि कौन कौन से क्रॉप्स कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स प्लांट हो रहे हैं, उन क्रॉप्स से कैसी कैसी उन क्रॉप का रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे क्रॉप हार्वेस्टिंग हो रही है, किसका कैसे टर्नओवर हो रहा है, कितना हम एग्रीकल्चर टर्नओवर निकाल रहे हैं। ये सब क्या होता है, ये NSSO टेक्निकल गाइडेंस देता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए? कि वो अपनी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में सर्वे कंडक्ट करवाए। NSSO नहीं करवाता है, NSSO क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट को गाइडेंस देता है कि वो सर्वे कंडक्ट करवाएं क्रॉप एस्टिमेट्स के लिए। ठीक, उसके लिए क्या करता है, NSSO खुद डेटा कलेक्ट करता है, खुद भी डेटा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप कलेक्ट करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ वो खुद भी अपने पर्सनल एंड पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एरिया एग्रीकल्चर के यूज़ हो रहा है, और कितना फूड और कमर्शियल क्रॉप्स का इम्प्लांटेशन हो रहा है, कि मतलब कौन कौन से टाइप के प्लांट मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, कि मतलब कमर्शियल क्रॉप्स हो रहे हैं या फूड क्रॉप्स हो रहे हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर हो रहा है। तो अपने एंड पे भी NSSO उसका पूरा डिटेल वर्किंग करता है, साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट से कहता है कि वो अपने आगे सर्वे कंडक्ट करवाएं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है डेटा कलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज़। इसमें क्या है, बेसिकली क्या होता है, NSSO का क्या होता है, जितनी भी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्रीज़ कर रही है उनसे डेटा कलेक्ट करता है और अपने स्टैटिस्टिकल वर्क को प्लान करता है। ठीक, और पांचवा हमारा फंक्शन है कलेक्शन ऑफ प्राइस स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ प्राइस स्टैटिस्टिक्स का मतलब बेसिकली क्या है, ये होलसेल और रिटेल लेवल पे देखता है कि कितना क्या प्राइस इंडेक्स चल रहा है। ठीक, और कैसे रूरल और अर्बन वर्कर्स को किस किस तरीके से प्राइस पे कैसे वर्किंग हो रही है, उनको क्या पे स्केल दिया जा रहा है, और किस लेवल पे किसको क्या बेचा जा रहा है। तो पूरा प्राइस स्टैटिस्टिक्स जो होता है एक रेगुलर बेसिस पे NSSO कलेक्ट करता है। ये बेसिकली 2 बेसिस पे कलेक्ट करा जाता है, जो कि क्या है, पहला क्या है, 603 विलेज से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल वर्कर्स का, और बाकी 310 अर्बन सेंटर्स से निकालता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का। मतलब एग्रीकल्चर और रूरल वर्कर्स का ये 603 विलेज से डेटा कलेक्ट करता है, और रूरल नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ के लिए 310 अर्बन सेंटर से निकालता है। ठीक, तो ये हमारे मेन 5 फंक्शंस थे NSSO के। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करते करते भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको NSSO को अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने में इम्प्रूवमेंट लानी है, जिससे ये अपने आप को एक बेटर इंस्टीट्यूशन, बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रूव कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स अभी भी इसके पास हैं जिसकी वजह से ये अभी पूरी तरीके से एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रहा है, जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक नज़र डालते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ NSSO क्या है हमारा। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि NSSO सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है,
वर्ल्ड में, जो कि मतलब सैम्पलिंग सर्वे पे कराता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम का पूरा मेन चीज़ें ये करता है, लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं जिसको अभी कवर करने रह गया है। मतलब ऐसी कुछ अभी भी उसके पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। मतलब अभी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरी तरीके से परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सके। अभी इसके पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जो कि कैसे आता है। पहला है डिटेल्ड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, डिटेल कैसे, और डिलेड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, कि मतलब जितना भी वो रेगुलरिटी, जितना भी एफिशिएंटली वर्क कर ले, लेकिन फिर भी कोई एक अनयूजुअल डिले आ जाता है अपने पब्लिकेशन में। मतलब ये टाइमली अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करा पाते। दूसरा इनका ड्रॉबैक क्या है, साइज़ ऑफ सैम्पल, कि इन्होंने क्या किया, जब से इन्होंने सैम्पलिंग शुरू की है, जिस टाइम से सैम्पलिंग शुरू की है उस टाइम से इन्हों का सैम्पल साइज़ इन्होंने नहीं चेंज किया। उस टाइम की इंडिया की पॉपुलेशन जितनी थी, आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा है। सपोज उस टाइम फॉर एग्जांपल लेते हैं, उस टाइम पे अगर इंडिया की पॉपुलेशन एक, हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं एक जगह की पॉपुलेशन अगर 10 करोड़ है, आज के टाइम पे वो 100 करोड़ है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक्चुअली में क्या है अभी वो नहीं बता रहे हैं। ठीक, एक जगह की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल 20 करोड़ ले लेते, तो इंसान क्या करता है, अपना सैम्पलिंग साइज़ बढ़ाता है कि वो टाइम एफिशिएंटली कर ले। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना सैम्पलिंग साइज़ नहीं बढ़ाया, ये उसी स्केल पे सैम्पलिंग कर रहे हैं जिस स्केल पे ये उस टाइम पे करते हैं। कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन ये अपना सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइम लेते हैं अपने सैम्पल्स को कंडक्ट कराने में। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद तीसरा इनका ड्रॉबैक क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेड्यूल्स। क्या है, ये अपने शेड्यूल्स और सर्वेस को, क्वेश्चनर्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं। मतलब ये अपना स्टैटिस्टिकल डेटा को इतना एफिशिएंटली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि नॉर्मल यूज़र्स उसको ईजिली रीड कर पाएँ, उससे ईजिली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, या उससे ईजिली डिसीजंस या रिजल्ट्स को डिराइव कर पाएँ। तो इनके शेड्यूल्स और क्वेश्चनर्स जो ये सर्वे कंडक्ट कराते हैं, उससे जो शेड्यूल्स और क्वेश्चनर प्रेजेंट करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि इनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सिंपल वे में प्रेजेंट करना चाहिए कि हर कोई उस क्वेश्चनर से, उस शेड्यूल से, उस इंफॉर्मेशन से डेटा को समझ सके कि क्या उसमें रिजल्ट निकले हैं। चौथा ड्रॉबैक इनका आता है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या है, कि ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा का डिफरेंस आ जाता है अदर एजेंसीज़ के। मतलब जो बाकी एजेंसीज़ काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एजेंसी, इसके अलावा और भी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, तो इनका डेटा और दूसरे एजेंसीज़ के डेटा में कुछ ना कुछ फ़र्क आ ही जाता है। कि मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन और कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम एक रिज़ल्ट पे नहीं आ पाते हैं कि किसका डेटा एक्चुअल में सही माने। क्योंकि कोई अगर 2 लोग काम करेंगे, सपोज हमने भेजा है किसी को एक गार्डन में कि काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स, एक गिन के आ रहा है 110, दूसरा गिन के आ रहा है 150, तो अब हम किस पे यकीन करें कि एक ही गार्डन में दोनों को भेजा, दोनों फ्लावर काउंट करके आ रहे हैं और डिफरेंस आ रही है। तो क्या होता है, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं आती, जो कि क्या कहता है, इनका डेटा आपस में डिफर करता है। और पांचवा इनका ड्रॉबैक क्या आता है, स्कोप ऑफ सर्वे। कि ये अपना स्कोप ऑफ सर्वे को बहुत ही छोटा रखे हुए, ये अपने सर्वे का लेवल नहीं बढ़ा रही, जबकि ये अपने सर्वे को वाइड लेवल पे कर सकते हैं कि ये इनका स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है और अच्छे से चल सके, लेकिन वो अपने सर्वे को बढ़ा नहीं रहे। इसी के चलते चलते क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो मेन मिनिस्ट्री एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने ये ऑर्डर दिया किस डेट पे, 23 मई 2019 को उसने ये ऑर्डर दिया कि NSSO और CSSO दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और एक ऑफिस बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मतलब जो CSO और NSSO अलग अलग रन कर रहे थे, जो अपना अलग अलग डेटा निकाल रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने क्या किया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस को मर्ज कर दिया और एक ऑफिस बना दिया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसकी वजह से NSSO की ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई। जो कि NSSO अपना NSE के अंदर, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर जो कि NSSO वर्क कर रहा था, उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई और NSE का कंट्रोल
एनएसएसओ के ऊपर से ख़त्म हो गया, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अब एनएसएसओ को गवर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एक नया बना दिया यूनिट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो डायरेक्ट उस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों को यही डिस्कस किया है कि हम लोगों का नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उसके क्या डिविजन्स है, क्या फंक्शंस थे, अल्टीमेटली क्या उसके रिव्यूज़ हैं, क्या ड्रॉबैक्स है जिस पर उसको वर्क करना होगा। तो हम अपनी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, आगे की क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।